हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी पीजीटी जूलॉजी 2023 का जो पेपर था उसका पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो जाकर के एक बार देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द बर्थोलिन ग्लैंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड ऑन दी। जो फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती है उनकी लोकेशन आपसे पूछी गई है कि कहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपको बर्थोलिन ग्लैंड देखने को मिलेगी। तो ये आपका जो वेजाइना के दोनों तरफ जो होता है, तो दो बर्थोलिन ग्लैंड जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो जाना चाहिए क्या, बोथ साइड ऑफ यूटेरस नहीं, आउटसाइड ऑफ द सर्विक्स नहीं, आइदर साइड ऑफ वेजाइना। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। द बर्थोलिन ग्लैंड, इनका दूसरा नाम होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक डेनिस एनाटॉमिस्ट थे जिनका नाम है क्या, कैस्पर बर्थोलिन सेकंडस। इन्होंने सबसे पहले इनको डिस्क्राइब किया था बर्थोलिन ग्लैंड को इन 1677 में। इनका जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ ए म्यूकॉइड सेक्रेशन, जो वेजाइनल और वल्वल लुब्रिकेशन का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो सो दिस सेम रेशियो 1:2:1 इन F2 जनरेशन इट शोज। कह रहा है कि अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों सेम है F2 जनरेशन में तो वो क्या शो करता है। तो यहाँ पर देखिए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये चार तरह के जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है ओवर दी स्मॉल आर। तो कैपिटल आर जब अकेले होंगे तो वहां पर क्या होता है, जब कैपिटल आर होगा उस कंडीशन में रेड कलर देखने को मिलता है। और जब कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो वहां पर मिलता है पिंक कलर। और जो आपका होता है क्या, स्मॉल आर होता है तो उस कंडीशन में बनता है व्हाइट। तो यहाँ पर ये जो है आपका फिनोटाइप रेशियो अगर हम बात की जाए तो आपका हो जाएगा रेड और व्हाइट और पिंक। तो 1:2:1। तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो भी सेम है। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये दो एक जैसे हैं और ये दो, ये अलग है और ये अलग है। तो 1:2:1। तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो दोनों सेम है। फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 है। तो वही पूछ रहा था कि F2 जनरेशन में किसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों एक जैसा होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों ही कंडीशन में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है F2 जनरेशन। तो इसका आंसर जो है वो मोर देन वन ऑफ द अबव जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोडोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी 1:1 होता है। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें भी 1:1 देखने को मिलता है। लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर जो है वो कोडोमिनेंस माना था। यहाँ पे देखिए जरा, ये हो गया कोडोमिनेंस का ब्लड ग्रुप के केस में। तो यहाँ पर जैसे आपका मान लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप के साथ में फ्यूजन हुआ, तो जो आपको रेशियो देखने को मिलता है कैपिटल ए और यहाँ पे कैपिटल बी, आई बी और आई बी और आई बी। तो ये तीन तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी जाना चाहिए, मोर देन वन ऑफ दी। अब दोनों ही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आपका 1:1 शो करता है जीनोटाइप और फिनोटाइप, और जो आपका कोडोमिनेंस होता है वो भी 1:1 शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। कह रहा है रिप्लिकेशन के दौरान कौन सा एंजाइम जो होता है वो दोनों स्ट्रैंड को डीएनए के सेपरेट करने का काम करता है। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का काम करता है। और जो एसएसबी प्रोटीन होती है ये डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी एंडोन्यूक्लियस आकर के इसको डिग्रेड ना कर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी ऑप्शन जाएगा, हेलिकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया था, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस कहा जाता है, क्यों? इट इज विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ओनली फीमेल पार्ट टेक प्लेस इन दी मल्टीप्लीकेशन। तो ये फीमेल पार्ट के अलावा मेल पार्ट भी, न्यूक्लियस भी उनका आता है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा सटीक नहीं है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय द ओवम। तो मोस्ट ऑफ मतलब
मैक्सिमम या कहें ऑलमोस्ट लगभग पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो जाइगोट में जो होता है वो मदर की तरफ से आता है, या फिर कहें कि ओवम की तरफ से आता है, इसीलिए इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ पर देखिए जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है कि जो ओवम है, ओवम के साथ में स्पर्म आकर के फ्यूज करता है, तो स्पर्म का केवल न्यूक्लियस अंदर जाता है, बाकी का सारा कंटेंट देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही रह गया है। केवल जो मेल है उसका न्यूक्लियस आता है और फीमेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम साइटोप्लाज्म किसका है? ओवम का है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना था। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, मेल एक्स एक्स एंड फीमेल एक्स वाई आर समटाइम्स सीन एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि एक्स एक्स कंडीशन में आपको मेल देखने को मिल रहा है और एक्स वाई कंडीशन में देखने को मिल रहा है आपको क्या? फीमेल। तो कभी कभी कह रहा है ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए एक जो हमारा वाई क्रोमोसोम है उस पे होता है टीडीएफ। टीडीएफ मतलब यानी कि टेस्टेड डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो टीडीएफ की वजह से जो होता है वो मेल कैरेक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है और ये आपका वाई क्रोमोसोम है। होता है क्या है कि जो ये टीडीएफ रीजन जो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ये शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाता है? एक्स क्रोमोसोम पर चला जाता है। तो यहाँ पर वाई है, अब ये देखिए मूव करके कहाँ चला गया है? एक्स क्रोमोसोम पर चला गया है। तो यहाँ पर देखिए वाई में अब तो टीडीएफ रहा नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक्स वाई फीमेल बन जाएगी। और जब ये एक्स एक्स में एक्स क्रोमोसोम पर जब ये चला गया है तो ये जो एक्स एक्स होते हैं वो उसमें मेल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये टीडीएफ फ्रेगमेंट है ये ट्रांसफर हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? सेगमेंट ट्रांसफर इन दी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये तभी देखने को मिलेगा जब सेगमेंट ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रेड इज कैरेक्टर ऑफ ए सिंगल जीन। तो जब हम लोग पढ़ते हैं क्या मेंडल, तो वहां पर बोला जाता है कि 7 कैरेक्टर लेकर के उन्होंने किया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक सिंगल जीन के कौन कौन से ट्रेड है। तो यहाँ पर देखिए, इन मेंडल्स पी प्लांट सीड कोट कलर वाज ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फ्लावर कलर। तो एंड एक्सेल, तो ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1 पर है। टुडे वी नो दैट मेंडल observations were the result of the pleiotropy or the phenomena in which a single gene contributed to multiple phenotype। तो जो आपका सीड कोट कलर जो है वो आपका ऑलवेज एसोसिएटेड होता है स्पेसिफिक फ्लावर कलर या फिर और एक्सेल के साथ में। तो आप देखिए सीड कलर एंड से फ्लावर कलर एंड पोजीशन, कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड कोट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो आपका जाएगा क्या? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। ये दोनों ही एक ही क्रोमोसोम पर हैं और एक ही ट्रेड से गवर्न होते हैं। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या? प्लियोट्रॉपी। एक वही दूसरी कंडीशन होती है पॉलीजेनिक या फिर मल्टीपल जीन। ये इनहेरिटेंस पैटर्न इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन। देखिए एक जीन हो गया और कैरेक्टर कितने हो गए? मैनी। तो इस कंडीशन को नाम दे रहे हैं क्या? प्लियोट्रॉपी। और मैनी जीन हो गए, मैनी जीन, ठीक है, और कैरेक्टर कितना हो गया? एक। तो इसको नाम दिया जाता है क्या? पॉलीजेनिक। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दो जो है ये पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन और प्लियोट्रॉपी, ये आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अच्छा एक चीज और आप समझ लीजिए कि जैसे कैरेक्टर के बेस पे बात करते हैं, तो देखिए जो आपका फ्लावर कलर और सीड कलर ये दोनों एक ही क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। वहीं आपका फ्लावर पोजीशन और पॉट शेप ये दोनों 4 नंबर क्रोमोसोम, और इसमें सीड स्टेम हाइट भी जो है वो 4 नंबर क्रोमोसोम पर है। उसके अलावा देखिए जो आपका पॉट कलर जो हो गया वो 7 पर होता है और सीड शेप जो होता है वो 1 पर होता है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 और 4 जो है वो आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो शो करते हैं या फिर सिंगल जीन द्वारा गवर्न होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ये जाएगा, आपका कौन सा? सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया, which of the following enzyme is used to cut DNA molecule in rDNA यानी कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, वो डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने का काम करते हैं। इसको मॉलिकुलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम आरडीटी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं ऐसे डीएनए को कट करने के लिए, ठीक है। तो इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है, इन 1983
यूज्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस्ड इंसुलिन। तो कौन सी कंपनी का नाम आपसे पूछा गया है कि जिसने 1983 में इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए आरडीटी का यूज किया था। तो यहाँ पे जो आपकी कंपनी है वो इली लिली कंपनी थी। इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1983 बाय ए अमेरिकन बायोटेक कंपनी, जिसका जो इंसुलिन बनाया गया था उसका ट्रेडमार्क यानी कि मार्केट में जो नाम दिया गया था उसका नाम दिया गया था ह्यूमिलिन। ठीक है, तो ये बनाया गया था इली लिली कंपनी द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियर्ड हार्मोन। तो सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियर हार्मोन कौन सा था? तो सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियर्ड हार्मोन जो है वो आपका था इंसुलिन। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। अब देखिए क्या किया, एक ही टॉपिक से यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछ लिए गए हैं। अब देखिए इंसुलिन प्रोडक्शन के टाइम पर होता क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इंसर्ट जीन फॉर ईच ऑफ द 2 इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड। जो इंसुलिन जो होता है वो अल्फा और बीटा यानी कि ए और बी 2 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। टू हाईली एक्सप्रेस जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया गया, आपका लगा दिया गया है उसके जस्ट बगल में इंसुलिन की सब यूनिट लगा दी गई। एक में आपका लगा दिया गया है अल्फा सब यूनिट यानी कि ए सब यूनिट, और दूसरे वेक्टर में लगा दिया गया है आपका बी सब यूनिट। जब ये सब यूनिट लगेंगे तो जब ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा उसके बाद इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में, तो वो इसकी कॉपी बनाएगा। तो यहाँ पे ए चेन बन रही है और यहाँ पे बन रही है क्या, बी चेन। तो ट्रांसफॉर्म इक्वली विद द रिकॉम्बिनेंट एक्सप्रेशन वेक्टर एंड सेलेक्ट ट्रांसजेनिक सेल बाय द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो जब हम लोग आरडीटी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस बैक्टीरिया के अंदर एम्पिसिलिन है, तो इसको एम्पिसिलिन की प्लेट पर जब ग्रो कराएंगे तो केवल यही बैक्टीरिया ग्रो करेगा, अदरवाइज बाकी के जो और बैक्टीरिया होते हैं उनकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट ना होने की वजह से डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेलेक्टिव बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंसुलिन ए फ्यूजन प्रोटीन, और इधर बन रहा है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्यूजन बी इंसुलिन प्रोटीन। इन दोनों को हमने क्या किया, बाद में प्यूरिफाई कर लिया। तो प्यूरिफाई दी फ्यूजन प्रोटीन, तो यहाँ पे ए प्रोटीन मिल गया और यहाँ पे मिल गया कौन सा, बी। उसके बाद में हमने क्या किया, केमिकली रिमूव इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन। जो इनके साथ में यहाँ पर जो ग्रीन कलर से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लगा हुआ है, ये ऊपर वाला रीजन, इसको बाद में क्या किया, कट करके हटा दिया गया। तो हमें ए पॉलीपेप्टाइड मिल गई और मिल गई कौन सी, बी पॉलीपेप्टाइड। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, कंबाइन द पॉलीपेप्टाइड टू प्रोड्यूस फंक्शनल इंसुलिन। उसके बाद में इन दोनों पॉलीपेप्टाइड को जोड़ दिया गया और हमने बना लिया क्या, फंक्शनल इंसुलिन। तो इस तरह से इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया था और इसको मार्केट का नाम दिया गया था क्या, ह्यूमिलिन, और इली लिली कंपनी द्वारा 1983 में ये बनाया गया था। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, अच्छा एक साइंटिस्ट है, इनका नाम भी देख लीजिए। तो हकुरा एटॉल ने केमिकली सिंथेसाइज किया था डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन फॉर 2 चेन ए एंड बी एंड सेपरेटली इंसर्टेड इनटू 2 PBr322 प्लाज्मिड वेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो यहाँ पे वेक्टर यूज किया गया था वो कौन सा था, तो आपका वेक्टर का नाम है PBr322 प्लाज्मिड वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट और देख लीजिए। तो गिलबर्ट एंड विलोकोमारोफो डिजाइन अनदर मेथड ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो हमने मेथड डिस्कस किया ये दूसरा मेथड है, और इन्होंने जो है वो दूसरा मेथड डिस्कस वो मतलब डेवलप किया था। इसमें क्या किया गया है, इन दिस मेथड एमआरएनए फ्रॉम प्री प्रो इंसुलिन, यानी कि जो अभी मतलब उस एमआरएनए को प्रोसेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि एमआरएनए को आइसोलेट कर लिया जाता है। कहाँ से, फ्रॉम लैंगरहैंस पायलट ऑफ लैंगरहैंस से। एमआरएनए इज रिवर्स ट्रांसक्राइब टू फॉर्म डीएनए। उस देखो सबसे पहले क्या किया, ये एक मान लीजिए हमारी लैंगरहैंस की सेल है, इससे क्या किया गया, एमआरएनए का आइसोलेशन कर लिया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब एमआरएनए आइसोलेट किया जाएगा तो जीन होते हैं, जीन में इंट्रॉन और एक्सॉन, एमआरएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, जो इंट्रॉन होते हैं उनको रखा जाता है और एक्सॉन जो होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एमआरएनए बनेगा ये हमारा मतलब मॉडिफाइड एमआरएनए है। ठीक है, तो एमआरएनए इज रिवर्स ट्रांसक्राइब टू फॉर्म डीएनए। इस एमआरएनए से क्या किया गया, डीएनए बना लिया गया। And then it inserted into PBr322 plasmid in the middle of the gene of penicillinase। तो यहाँ पे जो पेनिसिलिनेज है इसके बीच में ये जो डीएनए बना, इस जीन को क्या किया गया, इंसर्ट कर दिया गया। देन द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म इनटू सुटेबल होस्ट, जो कि इकोलाई था। उसके बाद जो प्लाज्मिड बना
उसको क्या किया गया, इकोलाई में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। द होस्ट प्रोड्यूस पेनिसिलिनेज प्लस प्री प्रो इंसुलिन। तो जब यहाँ पे जब प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा तो ये इस जीन के बगल में बीच में इंसर्ट किया गया है, तो ये इंसुलिन भी साथ में बनेगा और ये भी बनेगा। इंसुलिन इज लेटर सेपरेटेड बाय ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट, उसके बाद में ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट दे करके जो इंसुलिन था उसको सेपरेट कर लिया गया। तो ये एक दूसरा मेथड है, यहाँ पर दोनों सब यूनिट एक ही साथ हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका बना, प्रो इंसुलिन है, ए पॉलीपेप्टाइड बी पॉलीपेप्टाइड, और ये दोनों आपस में बाद में जाकर के जुड़ जाएंगे, और जो यहाँ पे सी जो होता है सी पॉलीपेप्टाइड रिमूव कर दी जाती है फंक्शनल जो इंसुलिन होता है उसमें से। तो जब प्रो इंसुलिन मतलब ए बी और सी तीनों पॉलीपेप्टाइड है, जब फंक्शनल इंसुलिन बनेगा तो उसमें सी पॉलीपेप्टाइड जो है वो हटा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो एवरी हनी बी कॉलोनी कंप्राइजेस ऑफ ए सिंगल क्वीन, तो हाँ हनी बी की कॉलोनी जो होती है उसमें एक आपकी क्वीन होती है, और इसी तरह की जो क्वीन है वो आपकी टर्माइट की कॉलोनी में भी देखने को मिलती है। द ड्रोन बी इज फीमेल, बी आर फीमेल एंड डू नॉट हैव ए स्टिंग। तो जो ड्रोन होते हैं वो फीमेल ना होकर के क्या होते हैं, मेल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। बोथ वर्कर एंड ड्रोन डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा देखने लायक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि क्या कहा गया है। तो बी कॉलोनी की हम बात करते हैं, तो हनी बी आर सोशल इंसेक्ट्स एंड लिव इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। विद इन ईच कॉलोनी आर 3 टाइप्स, या फिर कहें कि 3 कास्ट होती है हनी बी की, जैसे जाति में डिवाइड कर दिया गया है। एक क्वीन होती है, ठीक है, वर्कर भी होती है और ड्रोन होते हैं। तो जो क्वीन और वर्कर भी और ड्रोन है, ड्रोन जो होता है वो मेल होता है। मेंबर ऑफ ईच कास्ट हैव ए स्लाइटली डिफरेंट बॉडी डिपेंडिंग ऑन द टास्क दे परफॉर्म। सबकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि वो कौन सा टास्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग। तो वर्कर की बात करते हैं, तो डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, जो वर्कर होते हैं वो डेवलप होते हैं फर्टिलाइज्ड एग से। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, बोथ वर्कर एंड ड्रोन डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। वर्कर जो है वो आपका फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। तो डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, प्रोवाइड फूड एंड क्लीन द हाइव एज वेल एज केयर फॉर द यंग एंड द क्वीन। तो इनका काम होता है कि जो छत्ते के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करना, और क्वीन और जो यंग वंस जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी केयर करना। मेकअप द मेजोरिटी ऑफ द हाइव, तो ये मैक्सिमम पार्ट जो है वो इन्हीं का, जो वर्कर होते हैं इन्हीं का होता है हाइव के अंदर। ओनली स्टिंग वंस, ठीक है। लाइफ स्पॉन जो है वो 22 से 42 दिन का होता है। क्वीन जो होती है डेवलप होती है फर्टिलाइज्ड एग से। प्राइमरी ड्यूटी होती है इनका कि ये अंडे को देती हैं। लॉन्गर एब्डोमेन होता है यहाँ पर, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा एब्डोमेन है। साइनी थोरेक्स होता है, डज नॉट हैव पॉलन बास्केट, इनके पास पॉलन बास्केट नहीं होती है। हैज ए स्टिंगर एंड मे स्टिंग मल्टीपल टाइम। लाइफ स्पॉन जो है वो 2 से 7 साल का होता है। ड्रोन जो है यहाँ पे डेवलप होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। द ओनली जॉब इज मेट विद द क्वीन, इनकी इकलौती जॉब होती है कि ये क्वीन के साथ में मेट करें। राउंडेड एब्डोमेन होता है, ह्यूज कंपाउंड आई होते हैं, पावरफुल विंग होते हैं, डू नॉट हैव प्रोबोसिस स्टिंजर और पॉलन बास्केट, इनके पास भी पॉलन बास्केट नहीं होती। इनका लाइफ स्पॉन जो होता है वो 90 दिन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको गलत देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पैटर्न ऑफ ए चाइल्ड, जो चाइल्ड होगा उसका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पैटर्न कैसा होगा। तो हम जरा पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में होता क्या है। ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है इसकी डिस्कवरी की थी एलएस जेफरी ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, जो हस्बैंड है और जो वाइफ है, तो जो चाइल्ड बनेगा वो हस्बैंड और वाइफ का ओवरलैपिंग पैटर्न होता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये ग्रीन बैंड जो है ये आपका कहाँ से आ गया, मदर से आ गया। ये आपका आ गया कहाँ से, फादर से आया। ये दोनों बैंड फिर कहाँ से आ गए, मदर से आ गए। और ये जो है आपका कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है। उसी तरह से ये दोनों आपके कहाँ से आ रहे हैं, फादर से आ रहे हैं। और ये कहाँ से आ रहा है, मदर से आ रहा है। तो जब आप चाइल्ड के डीएनए को मदर और फादर के साथ में मैच कराते हो तो 50% आपका यहाँ से मैच करता है और 50% आपका जो है वो यहाँ से मैच करता है। अगर आप इसके माइट्रोकॉन्ड्रिया को मैच कराओगे तो माइट्रोकॉन्ड्रिया मदर के डीएनए के साथ में 100% मैच करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंट, नहीं, एग्जैक्टली नहीं होता। 100% सिमिलर टू द मदर पेरेंट, नहीं। 50% बैंड सिमिलर टू फादर एंड रेस्ट सिमिलर टू मदर, तो ये सी ऑप्शन जो है वो आपका
करेक्ट है। 50% जो है वो मदर से और 50% जो है वो फादर से सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4-5 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से पूछ रहा है कि आपसे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो कुछ और पॉइंट समझ लीजिए जरा कि ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन। देखो, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर आए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? एंटीजन नाम देंगे, ठीक है। और आकर के ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करे? इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे, तो उसे हम नाम देते हैं क्या? इम्यूनोजन। तो सारे इम्यूनोजन तो एंटीजन है, लेकिन सारे एंटीजन जो है वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं कर पाते, तो सारे एंटीजन जो है वो इम्यूनोजन नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन बट ऑल एंटीजन आर नॉट इम्यूनोजन। तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। ऑल एंटीजन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर, नॉट ऑल एंटीजन कैन इवोक इम्यून रिस्पॉन्स। तो हाँ, ये चीज सही है कि सारे एंटीजन जो है वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं कर सकते। दोज एंटीजन दैट आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड इम्यूजन। तो हाँ, ये भी है, जो चीज हमने ऊपर डिस्कस किया सेम उसका यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ऑल इम्यूनोजन्स आर एंटीजन एंड ऑल एंटीजन आर इम्यूनोजन। ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन, तो हाँ, और ऑल एंटीजन आर इम्यूनोजन। इसको जरा समझो, ऑल इम्यूनोजन जो होते हैं, जितने भी इम्यूनोजन होंगे वो सब एंटीजन होंगे, ठीक है। लेकिन ऑल एंटीजन आर इम्यूनोजन, तो ये स्टेटमेंट यहां तक, इससे पहले तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है वो गलत है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ऑल इम्यूनोजन आर नॉट एंटीजन, तो हाँ, बट ऑल एंटीजन आर इम्यूनोजन, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है इफ मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड एट ए टाइम देन इट इज कॉल्ड। अगर एक से ज्यादा फिश की स्पीसीज को एक साथ कल्चर किया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है क्या? पॉली फिश कल्चर, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखिए इसमें होता क्या है, दिस टर्म रिफर टू रेजिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश टुगेदर इन ए सेम पॉन्ड। एक ही पॉन्ड में एक से ज्यादा स्पीसीज को हम लोग कल्चर कर रहे हैं। दिस प्रैक्टिकली डन टू बेटर यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन। इसका यूज किया जाता है ताकि बेटर जो फिशेज है उनका प्रोडक्शन किया जा सके। जनरली फिश दैट डू नॉट compete फॉर फूड और हैव डिफरेंट फूड हैबिट आर रेज्ड टुगेदर। जनरली क्या कहता है, उन फिशेज को रखा जाता है तालाब में जिनमें फूडिंग हैबिट जो है वो डिफरेंट होती है। मान लो एक खा रही है पिज्जा तो दूसरा खा रहा है बर्गर, ताकि उनमें आपस में लड़ाई ना हो, ठीक है। This practice sometimes help improve the pond environment due to the presence of different species of fish in it। तो इसको नाम दिया जा रहा है क्या? पॉली कल्चर। तो सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए लिया जाना चाहिए? तो कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपको कंट्रोल नहीं करना है, वो वहां पे फूड चेन और फूड वेब चलता है, वो खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर फूड फैसिलिटी फॉर द एनिमल इन द फॉरेस्ट, तो नहीं, आप बस उनको अच्छे से रहने दीजिए, वो सब अपना खुद ही मेंटेन कर लेंगे। शेर जो है वो हिरन को मार के खा जाएगा और हिरन जो है वो हरी घास खा जाएगा। वेरियस प्रोजेक्ट्स टू प्रोटेक्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाने चाहिए जिससे क्या हो सके कि एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अब देख लीजिए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसको लॉन्च किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहला देखिए, हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पीसीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव। इट हैज बीन कन्वर्ट इनटू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू एड्रेस इकोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न फॉर कंजर्विंग टाइगर। तो ये आपका हुआ था 1973 के अराउंड, ठीक है। एक 72 और 73 में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो उसको आप एक बार अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो आपका 1992 में स्टार्ट किया गया था। ये प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1992 टू कंजर्व एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट एंड माइग्रेटरी रूट। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्टेड एरिया एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में बनाया गया था। ए लॉ दैट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट हैज डिफरेंट बोर्ड एंड अथॉरिटीज टू पनिश दोज हु वायलेट दीज लॉज। हैबिटाट कंजर्वेशन करना चाहिए, यानी कि जहां पर वो रह रहे हैं उनके स्पेस को या उनके घर को सुरक्षित करना चाहिए। तो ए मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट सीक टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर हैबिटाट। एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट बनाया गया है, यानी कि जो स्पीसीज जो है वो विलुप्त होने की कगार पर है उनको मतलब प्रिजर्व करना चाहिए। तो ए लेजिस्लेशन दैट हेल्प प्रोटेक्ट एनिमल स्पीसीज एंड देयर हैबिटाट। तो इस तरह से कई सारे लॉज बनाए गए हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो आपका क्वेश्चन का करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ऑन व्हाट डज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन डिपेंड्स। तो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो पॉल्यूशन के किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो जो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी कि जो पॉल्यूटेंट है, कोई भी पॉल्यूटेंट हो सकता है, रेडिएशन या कुछ और चीज, तो उसका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा हार्मफुल होगा और कम है तो कम हार्मफुल होगा। द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, आप या कोई ऑर्गेनिज्म है वो उस पॉल्यूटेंट से कितनी देर के लिए एक्सपोज हुआ है। अगर घंटों के लिए एक्सपोज हो रहा है तो उसका इफेक्ट कम होगा, और 1-2 सेकंड के लिए हुआ तो उसका इफेक्ट जो है वो कम होगा। एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सपोज्ड, और कौन सा ऑर्गेनिज्म उस चीज से एक्सपोज हो रहा है, यानी कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं उस चीज के लिए, और कुछ जो होते हैं वो रेजिस्टेंट नहीं होते। तो ये 3 मेन फैक्टर हैं जो डिपेंड करता है कि हार्मफुल इफेक्ट जो है वो कितना होगा। तो द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एंड द ऑर्गेनिज्म, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। द कंसंट्रेशन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट एंड द ऑर्गेनिज्म, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मोर देन वन ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जा सकते हैं। तो आप देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एंड द ऑर्गेनिज्म, 3 पॉइंट की बात किया गया था। एक कंसंट्रेशन था, ठीक है, दूसरा टाइम था, और तीसरा था टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात हो गई और दूसरा हो गया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द कंसंट्रेशन हो गया पहला, दूसरा हो गया ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए एक्सपोजर हो रहा है, और पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट एंड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपके तीनों पॉइंट कवर हो गए। तो इसका करेक्ट आज स्टेटमेंट जो है वो आपका बी जाना चाहिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट द ग्रेटर द हार्मफुल इफेक्ट। अगर कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट का ज्यादा होगा तो हार्मफुल इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, अगर एक्सपोजर की ड्यूरेशन ज्यादा होगी पॉल्यूटेंट की तो हार्मफुल इफेक्ट भी जो है वो ज्यादा होगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सपोज्ड। जैसे यहाँ पे देखिए आपको कॉकरोच का स्ट्रक्चर दिखाया गया, तो कॉकरोच जो होता है वो रेडिएशन से जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि कई गुना लेवल ज्यादा होता है कि ये उस एक्सपोजर को सहन कर सकता है। तो इसलिए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी मायने रखता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह के रेडिएशन से सर्वाइव कर सकता है। तो इसका बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम विल अफेक्ट विच एक्टिविटी इन नॉर्मल स्पर्म। जो एक्रोसोम है अगर वो एब्सेंट हो तो नॉर्मल स्पर्म में किस एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो देखिए एक्रोसोम जो होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पे जरा इमेज से समझिए कि जैसे यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें जो सबसे आगे की तरफ जो टिप रीजन जो प्रेजेंट होता है ये एक्रोसोम कहलाता है। और एक्रोसोम में बहुत सारे लिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉर्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और स्पर्म की एंट्री में हेल्प करते हैं। तो द एक्रोसोम इज ए स्पर्म ऑर्गेनेल दैट प्ले ए की रोल इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बाय इनेबल स्पर्म टू पेनिट्रेट द जोना पेलिसिडा, उसे शॉर्ट फॉर्म में जेडपी के नाम से जाना था। ये कई तरह के होते हैं, ZP1, ZP2, ZP3 दैट सराउंड द एग। जो एग के चारों ओर कवरिंग होती है उसे जोना पेलिसिडा कहा जा रहा है। तो जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर लेटिक एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं कि जोना पेलिसिडा को डिसॉल्व करेंगे जिससे स्पर्म जो है वो अपने न्यूक्लियस को ओवम के अंदर आराम से भेज पाएगा। तो एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जेडपी यानी कि जोना पेलिसिडा द एक्रोसोम रिएक्शन अकर। तो एक्रोसोम रिएक्शन होगी। दिस रिएक्शन रिलीज एंजाइम दैट डाइजेस्ट एंड सॉफ्टन द जोना पेलिसिडा अलाउइंग द स्पर्म टू पेनिट्रेट डीपर। तो ये क्या करता है, इसका करेक्ट आंसर जो जाना चाहिए स्पर्म, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म नहीं, एनर्जी यूटिलाइजेशन फॉर मूवमेंट नहीं, पेनिट्रेशन इनटू द ओवम। तो एक्रोसोम जो है वो स्पर्म के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। अगर एक्रोसोम नहीं रहेगा तो पेनिट्रेशन जो है वो स्पर्म का ओवम में नहीं हो पाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी जाना चाहिए। ये सारी चीजें कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, ये सब जो है ये हम पढ़ेंगे जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहां पर हम डिटेल में ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे बोला गया है हाउ कैन वाइवल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज बी प्रिजर्व्ड। कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके वाइवल मटेरियल को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, तो इसके लिए जीन बैंक बनाए जाते हैं। तो वाइवल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन जीन बैंक्स विच आर इंस्टीट्यूशंस दैट स्टोर जेनेटिक मटेरियल इन ए वैरायटी ऑफ वे। तो कई सारे तरीकों से उनके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किया जाता है, जैसे वो सीड बैंक बना सकते हैं तो स्टोर वाइवल सीड्स, प्लांट सीड, ठीक है, और ऑर्किड्स बना सकते हैं, स्टोर लिविंग ग्रोइंग प्लांट, वहां पे आप इनको स्टोर कर सकते हैं। और चार्ट में टिश्यू कल्चर, स्टोर टिश्यू कल्चर, ठीक है, फ्रोजन जर्म प्लाज्म, स्टोर फ्रोजन जर्म प्लाज्म विद जेनेटिकली वेरिएबिलिटी। तो ये जर्म प्लाज्म को भी फ्रोजन कर सकते हैं, यानी कि मतलब लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज करके रख सकते हैं। और क्रायो बैंक स्टोर प्रिजर्व्ड जेनेटिक मटेरियल इन स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज दैट मेंटेन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये हो गया आपका क्रायोबैंक लिक्विड नाइट्रोजन वाला। और ये जर्म प्लाज्म को फ्रोजन कर सकते हैं, ये एक अलग टेक्निक हो गई। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे रास्ते हैं जिनके द्वारा जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज के मटेरियल को, वाइवल मटेरियल को प्रिजर्व किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी ऑप्शन, बाय जीन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें देखिए कहा गया है Who among the following known as the father of biological classification। तो जब भी आप कभी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बायोलॉजी का, तो सबसे पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे, ये कैरोलस लीनियस हैं। इन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया हुआ था, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने बताया था कि एक जीनस होगा और दूसरा क्या होगा, स्पीसीज होगा। जो स्पीसीज है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी, जैसे बोला जाता है ना कि होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। जैसे राना टिग्रीना, तो राना जो हो गया आपका क्या हो गया, जीनस हो गया, और टिग्रीना जो है वो स्मॉल से लिखा जाएगा, ये आपका हो गया क्या, ये स्पीसीज हो गई। और इन्होंने ये भी बताया कि जब ये लिखते हैं तो ये या तो आप इटैलिक में लिखिए, अगर आप इटैलिक में नहीं लिख सकते, नॉर्मल में लिख रहे हैं, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन जरूर करेंगे। तो ये सब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में या क्लासिफिकेशन में दिया था। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कैरोलस लीनियस 1707 से 1778 is known as father of biological classification because he developed the linear system of taxonomy and binomial nomenclature। तो इसलिए इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है द एनिमल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। तो कह रहे हैं नीचे कई सारे ऑप्शन दिए गए, इनमें से कहा गया है कि कौन से जो है वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। देखिए पोरीफेरा के बारे में आप जानते हैं कि मोस्टली इसके एनिमल जो है वो कैसे होते हैं, मेरीन होते हैं। मोलस्का को आपने देखा होगा कि ये मरीन नहीं होते, इसमें जैसे आपको दिखेगा क्या, मरीन मतलब आप समझ पा रहे हैं, मरीन मतलब हो गया समुद्र में जो रहते हैं, ठीक है। तो मोलस्का जो है इसमें आपका पाइला और स्नेल सब आते हैं, ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब देखिए पोरीफेरा और एकाइनोडर्मिटा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फाइलम इकाइनोडर्मिटा और टीनोफोरा होते हैं, ये केवल दो फाइलम ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, यानी कि केवल सी वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। अब देखिए पोरीफेरा के बहुत सारे एनिमल जो है वो सी वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे यहाँ पर स्पंजिला होता है, स्पंजिला लेक्ट्रिस, ये एक स्पीसीज है फ्रेश वाटर स्पंज की, जो फ्रेश वाटर स्पंज में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। तो पोरीफेरा जो है वो एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है, इसके कुछ एनिमल जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। इसका करेक्ट स्टेटमेंट आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए वायरस। तो इनमें से तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है इनमें से कौन जो है वो आरएनए वायरस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है वायरस कौन सा है और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो द ईवीपी यानी कि एपिस्टीन वार वायरस जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये डीएनए होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 172 क्लो बेस पेयर इन लेंथ। तो यहाँ पे पूछा गया नॉट एन आरएनए वायरस, आरएनए वायरस नहीं है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही निकल आया कि एपिस्टीन वार वायरस जो है वही हमारा क्या है, डीएनए वायरस होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ए जा सकता है। अभी बाकी स्टेटमेंट भी हम एक बार चेक करते हैं। एपिस्टीन वार वायरस फॉर्मली कॉल्ड ह्यूमन गामा हर्पीज वायरस 4
इज वन ऑफ द 9 नॉन ह्यूमन हर्पीज वायरस इन द हर्पीज फैमिली। तो हर्पीज फैमिली में जो टोटल 9 वायरस है उसमें से जो ये आपका एपिस्टीन वायरस है, तो इससे ह्यूमन गामा हर्पीज के नाम से भी जाना था, ये वायरस 4 है। इसके अलावा देखिए आप बाकी का देख लीजिए, VZV यानी कि वर्सिला जूस्टर वायरस, ये होता है लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एंड इज अप्रोक्सीमेटली 125 kb इन साइज। तो VZV जो है ये आपका होता है क्या, ये वर्सिला जूस्टर वायरस है, इसका जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें भी आपका क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, डीएनए। अब हम बात करते हैं हर्पीस वायरस की, ठीक है। तो HSV1 ये आपका हो गया हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। तो इसका जीनोम स्ट्रक्चर जो है, तो द वायरस जीनोम इज लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ 155 ये किलो बेस पेयर। तो देखिए इसमें से पूछा गया था नॉट एन आरएनए वायरस, तो इनमें से कौन आरएनए वायरस नहीं है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसमें तीनों है जिनमें जो है डीएनए जो है वो पाया जा रहा है, आरएनए नहीं होता। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसका डी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन जरा एक बार आप फिर से देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा था नॉट एन आरएनए वायरस, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो आपका जाना चाहिए वो आपका जाना चाहिए नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो ऊपर ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी आरएनए वायरस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आयोग ने इसका माना था नन ऑफ द अबव, तो जो ई आंसर जो है वो इसका करेक्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इन विच स्टेट द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड। तो जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है ये आपका बिहार में है, और बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भागलपुर, तो वहां पर ये आपका सेंचुरी पाई जाती है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस इरेगुलरली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इनमें से कौन सा जो है वो डेंस इरेगुलरली कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देखिए तो डर्मिस ऑफ द स्किन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस इरेगुलरली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू। इसके कई और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सब म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ये भी इरेगुलरली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ नोड, पेरियोस्टोमियम एंड पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ बोन्स, ट्यूनिका एल्बर्जीनिया ऑफ टेस्टिस, एपिन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, एपीमाइसियम एंड थिकर टाइप ऑफ पेरीमाइसियम ऑफ मसल्स। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम्पल हैं इरेगुलरली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू के। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। डर्मिस जो है वो एक इरेगुलरली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप देखिए कि जो स्किन की लेयर है उनको भी डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर सबसे अंदर होता है आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर आपका होता है डर्मिस, और सबसे ऊपर होती है आपकी एपिडर्मिस। तो बीच वाली जो लेयर होती है वो आपकी है इरेगुलरली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रैबिट ब्रेन। तो यहाँ पर देखिए रैबिट का जो हमने ब्लड सप्लाई देखा है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टरी पाई जाती है जिन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये आर्टरीज जो होती हैं ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अल्ट्रा थिन सेक्शन आर स्टैंड बाय। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसको शॉर्ट में TEM के नाम से जाना था, और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है उसे हम लोग SEM के नाम से जानते हैं। तो टेम में जो अल्ट्रा थिन सेक्शन स्टेनिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए तो अल्ट्रा थिन सेक्शन ऑफ टेम आर स्टैंड विद हैवी मेटल साल्ट टू क्रिएट फेस कंट्रास्ट एंड विजुअलाइज स्ट्रक्चर। तो ये हैवी मेटल साल्ट के द्वारा किया जाता है। ये कई सारे हो सकते हैं, जैसे यूरेनाइल एसीटेट, ए कॉमन स्टेन सॉल्यूशन फॉर अल्ट्रा थिन सेक्शन,
हाउएवर इसको यूए मतलब यूरेनाइल एसिटेट शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है, इज ए रेडियो न्यूक्लियर मटेरियल सो इट्स सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल रेगुलेशंस। तो इसको कई सारे रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करना होता है। तो एक आपका हो गया क्या, यूरेनाइल एसिटेट, इसको भी हम स्टेनिंग में या स्टेन में यूज कर सकते हैं। दूसरा है आपका लेड सिट्रेट। लेड सिट्रेट कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद यूरेनाइल एसिटेट टू स्टेन अल्ट्रा थिन सेक्शन ऑन ए ग्रिड। तो इसको यूए के साथ में कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, लेड सिट्रेट हो गया। टेनिक एसिड एंड पैराफिनाइल डाइएमीन, तो ये है आपका पीपीडी, इसको भी यूज किया जाता है स्टेन में, कैन इंप्रूव मेम्ब्रेन प्रिजर्वेशन। और आपका हो गया मेलाचाइट ग्रीन, ये आपका एक फॉस्फोलिपिड स्टेन होता है। तो ये सारे स्टेन है जिनको हम लोग टेम में यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, लेड सिट्रेट यहाँ पर दिया हुआ है और यूरिनाइल एसिटेट, क्योंकि इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज किया था, तो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिकनेस ऑफ ईच डेंस बैंड। तो देखिए सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया था जिसे नाम दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो सबको पता है, लेकिन इस मॉडल के बारे में बहुत कम स्टूडेंट ही जानते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है वो रॉबर्टसन ने दिया था। तो इसके बारे में आप देखिए, द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जे डी रॉबर्टसन या जे डेविड रॉबर्टसन इन 1959 एंड डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन एज हैविंग ए ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर। होता है ट्राइलेमिनार मतलब ऊपर और नीचे होती है प्रोटीन और बीच में होता है क्या, लिपिड। तो ऊपर नीचे प्रोटीन है और बीच में क्या है, लिपिड है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन देखा जाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जब देखते हैं, इन्होंने ऐसा बताया कि तो वहां पे दिखेगा आपको क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लिपिड बाइलेयर। तो यानी कि जो आपका बीच की लिपिड बाइलेयर होती है ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होगी, ये आपकी 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी हो गई, 35 एंगस्ट्रॉम। और जो यहाँ पर जो प्रोटीन की लेयर होती है दोनों तरफ, ये आपकी कैसी होती है, डेंस होती है, प्रोटीन लेयर होती है, डेंस होती है, और ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम थिक, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम हो गया, ये प्रोटीन की लेयर की थिकनेस हो गई। ठीक है, अब देखिए टोटल थिकनेस मेम्ब्रेन की कितनी हो जाएगी, तो 20, 35 और 20, ये 20 हो गया 40, और 40 में 35 जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 75 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन होता है आपका कितना, 75 एंगस्ट्रॉम। अगर इसे हम एनएम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 7.5 एनएम। तो ये आपका हो गया क्या, यूनिट मेम्ब्रेन की थिकनेस। अब आपसे पूछा गया था डेंस बैंड की थिकनेस पूछ रहा है, तो डेंस प्रोटीन लेयर की थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन। जब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, सेल बायोलॉजी भी चल रहे हैं लेक्चर, तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि आप जो है एक प्रोटीन एक्स्ट्रा यूज करते हैं जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके चले जाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो पहले हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरा होता है सिंपल डिफ्यूजन। दोनों ही पैसिव है, दोनों में किसी में भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इट इंक्लूड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट आल्सो इंक्लूड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर भी हायर से लोअर की तरफ ही मूव करता है। टू ट्रांसपोर्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। तो देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब भी होगा तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कहीं से भी डिफ्यूज कर सकते हैं मेम्ब्रेन में। तो ये डिफरेंस हो गया यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, देखिए यहाँ पर आपको दो तरह के दिख रहे हैं, एक आपको हेक्सागोनल दिख रहा है और एक आपको ये थोड़ा ओवल शेप दिख रहा है। तो ये जो प्रोटीन चैनल है ये स्पेसिफिक है मान लो हेक्सागोनल के लिए, तो ये केवल हेक्सागोनल वाले मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर से बाहर पास होने देगा, ये ओवल वाले को पास नहीं होने देगा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा गया डिफर फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो किस बेसिस पर सिंपल डिफ्यूजन से डिफर होता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है यहाँ पर, तो हाँ दोनों में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। स्टीरियो स्पेसिफिक, तो हाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन, तो हाँ फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन की जरूरत है और सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं है।
तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो डिफर है, तो इसका आंसर जाएगा आपका क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सी स्टेटमेंट जो है वो आपका क्वेश्चन का करेक्ट जाएगा। तो इस तरह से आज हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और आप किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं अगला जो लेक्चर है वो किस पेपर को सॉल्व कराऊं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। हम जल्दी उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपने और भी फीडबैक दे सकते हैं कि आपको इस लेक्चर में क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो सारे हम आपको अगले लेक्चर भी जब भी बनाएंगे तो हम उसको कंसीडर करके इंप्रूवमेंट करेंगे। जल्दी मिलते हैं किसी इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और वहां पर आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।